नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महत्तम समापवर्तक हम पढ़ा रहे हैं। पहला वीडियो आप लोगों ने देखा, एकदम साधारण था। उसमें हमने आपको बताया था कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसमें हमने आपको 3 विधियाँ बताई थी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको आप देख लीजिए, फिर यहाँ आइए। आज महत्तम समापवर्तक का ये सेकेंड पार्ट है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार की सवाल परीक्षा में आती हैं। तो परीक्षाओं में आई हुई सवाल आज हम लगाएंगे महत्तम समापवर्तक की। फिर उसके बाद लघुत्तम पढ़ेंगे, फिर लघुत्तम की सवाल जो परीक्षाओं में आई रहेंगी उन्हें लगाएंगे। फिर दोनों का मिश्र करेंगे, मतलब महत्तम और लघुत्तम एक साथ अंत में पढ़ेंगे। तो अभी महत्तम समापवर्तक की आज की पहली सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। बड़ी से बड़ी संख्या यानी हमें सबसे बड़ी संख्या ऐसी पता करनी है जो 20 को भी विभाजित करे, 60 को भी विभाजित करे और 84 को भी विभाजित करे। यानी 20, 60 और 84 का अपवर्त ज्ञात करना है, बड़ा से बड़ा अपवर्तक। कैसे हल करेंगे? वेरी सिंपल। 20, 60 और 84 का मसप 20, 60, 84 का जो भी मसप होगा वही उत्तर हो जाएगा, सीधी सी बात। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। प्रायः 90% केस में अगर सवाल में लिखा है बड़ी से बड़ी, ये ध्यान रखिएगा, शब्द बड़ी से बड़ी अगर लिखा गया है तो यकीनन 90% सिचुएशन ऐसा होगा कि आपको उसका महत्तम समापवर्तक ही निकालना पड़ेगा। तो जब कुछ भी ना समझ में आए कि महत्तम निकालें कि लघुत्तम, तो महत्तम निकाल देना जब बड़ी से बड़ी लिखा रहे तो 20, 60, 84 का महत्तम समापवर्तक ही उत्तर होगा। तो 20, 60, 84 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? जो सबसे सरल तरीका था। सबसे सरल तरीका कौन था? भाग विधि थी। सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग दे दो। 20 तिहाई 60 कट गया। किससे कटा? 20 से। इसी 20 का भाग करो 84 में, तो 20 चौक 80, शेष कितना बचा? 4। फिर से ऐसे कर दिया और लिखा 20, 4 पंचे 20, किससे कटा लास्ट में? 4 से। तो आंसर क्या होगा? 4। सवाल आपकी लग गई। यानी 20, 60 और 84 ये तीनों संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे ये तीनों विभाजित हो जाए। अगर आप गुणनखंड विधि से इसको लगाते तो कैसे लगाते? 20, 60, 84, 20 का गुणनखंड करिए। 2 दूना 4 पंचे 20, ये गुणनखंड विधि है। 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60, 84, 12 सते 84 होता है। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 सते 84। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है? HCF में क्या होता है? जो जो तीनों में मिले, 3 संख्याएं हैं तो जो जो तीनों में मिले वही उतारो। 2 मिल रहा है तीनों में, 2 उतार लिया। फिर उसके बाद यहाँ फिर से 2 मिल रहा है तीनों में, उतार लिया। उसके बाद 5 यहाँ दोनों जगह है, नीचे नहीं है। 3 यहाँ दोनों जगह है, ऊपर नहीं है। यानी कि डबल 2 के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। तो 2 दूना 4। देखा, यहाँ भी भाग विधि से भी 4 आया है, गुणनखंड विधि से। तो मैंने दोनों इसलिए लगा दिया ताकि आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, गुणनखंड करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर होगा 4। अब सवाल तो बहुत सरल है। अब मैं कुछ 4-5 सवाल आपको लगाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ लगा के, जो एकदम आप मौखिक लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि मौखिक भी लगा सकते हैं। कुछ सवालें इतनी सरल महत्तम समापवर्तक में होती हैं, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वही ट्रिक अपनाइएगा। ये सवाल हम लिखा रहने देते हैं क्योंकि अभी इसी पर एक सवाल और लगवाएंगे। तो सवाल नंबर 2 अभी लगवाएंगे। अभी आप समझिए उदाहरण के तौर पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कुछ सवाल आप मौखिक ही लगा लेंगे। कैसे? जैसे मैंने दे दिया 15, 20 और 25 का मसप ज्ञात करो। अब आपको कलम नहीं चलानी। बचपन में 20 तक पहाड़ा याद कराया जाता है ना। मुझे लगता है कि अगर 20 तक भी जो पहाड़ा अच्छे से याद किया रहे
तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की 90% के सवाल वो मौखिक ही लगा लेगा। कुछ सवालें बचेंगी जो मौखिक नहीं हो पाएंगी, पेन चलाना पड़ेगा। आप समझिए कि महत्तम और लघुत्तम की 90% सवाल मौखिक हो जाएंगी अगर सिर्फ 20 तक पहाड़ा आता है तो आप लोगों को 20 तक तो आता ही होगा, और 30 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है। 15, 20 और 25, मुझे बताइए ऐसी कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या है, जिससे ये तीनों विभाजित हों। यानी हम किस संख्या का पहाड़ा पढ़ें जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए। कितना सरल है, 5 के पहाड़े में तीनों आता है। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। नहीं समझ में आया? चलो एक सवाल और लगाते हैं, अब समझ में आ जाएगा। बताइए इसका क्या होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ा में ये तीनों आता हो? तो आप कहेंगे 2। नो 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 नो, 2 के पहाड़ा में तीनों आता है, लेकिन 2 होगा नहीं, 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। वैसे तो 3 के भी पहाड़ा में तीनों आ जाएगा, 6 के भी पहाड़ा में तीनों आएगा, लेकिन आंसर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। अब बताइए 6 से भी कोई ऐसी बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आए? तो कोई नहीं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में तीनों आए। अगर आप 9 लेते हो तो 9 के पहाड़े में केवल 18 आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। 15 लेते हो तो यही आएगा। तो 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में आए। इसका मतलब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6। आइए एक सवाल और देखते हैं। 35, 70 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 35 और 70 का बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में ये दोनों आए? अब आप कहेंगे 7, 7 पचे 35, 7 दाम 70। ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर सही नहीं है। उत्तर सही होगा 35। कैसे? बड़ी से बड़ी संख्या 35 एक ऐसी बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में दोनों आएगा। 35 एक कम 35, 35 दूना 70। मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं। अगर 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, जैसे 10, 20, 40, इसका महत्तम समापवर्तक होगा 10। देखो अगर 2 संख्याएं हैं, जाहिर सी बात है कि एक संख्या छोटी होगी, दूसरी संख्या बड़ी होगी। वो चाहे पहले छोटी लिखी हो चाहे बाद में, उससे मतलब नहीं है। 2 संख्याएं हैं तो एक छोटी एक बड़ी होगी ही। 3 संख्याएं हैं तब भी एक छोटी एक बड़ी एक उससे बड़ी होगी। 4 हैं तब भी बराबर तो रहेगा नहीं, छोटी बड़ी तो रहेगी ही। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, छोटी वाली के पहाड़े में अगर बड़ी वाली आ रही है, ये दिख गया, तो जो छोटी वाली संख्या है उसी को लिख दो, वही महत्तम हो जाएगी। जैसे 35 के पहाड़ा में 70 आएगा, 35 दूना 70, तो 35 इसका महत्तम समापवर्तक हो गया, क्योंकि 35 से कम 35, 35 दूना 70। यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो है 10। 10 के पहाड़े में तीनों आ जाएगा, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 10 चौक 40, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? 10। हाँ, अगर मैं यहाँ कर दूं 25, तब 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 के पहाड़े में 10 और 40 तो आएगा, लेकिन 25 नहीं आएगा। तब क्या होगा? तब 10 से छोटी संख्या कौन है वो देखो, 5 है, 5 के पहाड़े में आएगा। यानी आपने इतने में एक चीज और गौर किया होगा। 3 बातें आप पकड़ पाए होंगे। पहली चीज आप ये पकड़ पाए हैं कि हमें ऐसी बड़ी संख्या पता करनी है जिसके पहाड़ा में वो सब आता हो जो दिया है। एकदम क्लियर है? वही बात सब में है, लेकिन यहां पर कुछ और सरल हो गई बात। अगर छोटी वाली के पहाड़े में बड़ी वाली आ रही है तो छोटी वाली ही महत्तम हो गई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही 3-4 संख्याएं हैं तब भी हो गई। ठीक है? और एक बात और आप पकड़ पाए होंगे कि जो संख्याएं दी रहती हैं सवाल हल करने के लिए, उसमें जो सबसे छोटी संख्या रहती है, महत्तम समापवर्तक या तो वो होगा या फिर उससे भी छोटा होगा। जैसे देखो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 12। तो इनका महत्तम समापवर्तक या तो 12 होगा या फिर 12 से कम होगा।
कभी भी इनका महत्तम समापवर्तक 13, 15, 20 नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 35 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक कभी भी 35 से ज़्यादा नहीं होगा, या 35 होगा या फिर 35 से कम होगा। जैसे यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है 10, तो इनका महत्तम समापवर्तक कभी भी 10 से बड़ा नहीं होगा। यानी जब आप सवाल लगाएं तो ये चीज़ जानते हो, ताकि आप पकड़ लें गलती बिना हल किए ही। जैसे आपने सवाल लगाई 40, 60 और 75, और आपने इसका महत्तम समापवर्तक मान लीजिए निकाल दिया 45, या कहीं 45 विकल्प में है। अब 45 विकल्प में है और मान लो एक जगह 50 है, ठीक है, एक जगह 60 है और एक जगह मान लीजिए 5 है, तो आप देखते ही इन तीनों विकल्प को काट सकें और आंख बंद करके इसको लगा सकें, बिना सवाल हल किए ही हो गया। क्यों हल हो गया? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब भी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जाएगा तो जो सबसे छोटी संख्या है या तो वो महत्तम होगी या फिर उससे भी छोटी होगी, जबकि यहाँ तीनों विकल्प में जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी बड़ी दी गई है। इसका मतलब ये नहीं होगा, जो बचा वही होगा। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बताया। मुझे लगता है कि अब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर लेंगे, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक सवाल और देख लेते हैं। 120, 160 और 20, बताइए इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 120, 160 और 20 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम क्या चेक करेंगे? पहले 20 से चेक करेंगे कि 20 के पहाड़े में क्या ये दोनों आ रहे हैं। तो 20 के पहाड़े में 20 अट्ठे 160, 20 छक्का 120 आ रहा है, यानी इसका महत्तम समापवर्तक 20 ही होगा। तो देखा, जो सबसे छोटी संख्या है वही हुआ। अगर ये नहीं होगा तो इससे कम होगा, फिर इससे कम क्या होगा? 10 होगा या 5 होगा, इस तरह से होगा। अब आइए फिर से लौटते हैं, जो हमारी परीक्षाओं में सवाल आती है उन्हें कैसे लगाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। ये मैं आपको तरीका बता रहा था, जुगाड़, ताकि आप पूरी बात समझते रहें अच्छे से, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ गणित। मैं फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से आपको पढ़ा करके छुट्टी ले लूँ। मैं गणित ऐसे पढ़ाऊँगा कि जीवन भर आपको याद रहेगा और सचमुच में आप गणित सीख जाएंगे, कोई जल्ला उड़ान नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही से आप गणित पढ़ेंगे और जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए एक दूसरे सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2502 और 3654 को पूरी तरह से विभाजित कर सके। 2502 तथा 3654 को पूरी विभाजित कर सके। डायरेक्ट भी लिखा जाएगा, 2502 तथा 3654 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। या ऐसे भी हो सकता है कि 2502 तथा 3654 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि 2502 तथा 3654 को इनका ऐसा अपवर्तक ज्ञात करो जो सबसे बड़ा हो। एक ही बात है, किसी भी तरह से वो कहे। भाव आपको समझना है, भाव समझ जाएंगे तो शब्दों में नहीं फंसेंगे। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं। आपको मैंने बताया कि महत्तम समापवर्तक निकालने की 3 विधियां हैं, एक गुणनखंड और 2 भाग। जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो ना, यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी 2502, 3654, जब संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी तो आप हमेशा भाग विधि वाला करिएगा, इससे जल्दी होगा। अब 2502, 3654 का आप गुणनखंड करेंगे ना, तो एक बार तो सारा समय चला जाएगा गुणनखंड करने में, तो कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप भाग विधि से करिएगा, गुणनखंड भी जाइएगा मत। छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 2502 लिख दो, 3654 यहाँ लिख दो डायरेक्ट। अब 25 दूना 50 होता है, 36 ही है, यानी एक बार जाएगा 2502। समझ पा रहे हैं ना भाई? 4 अंक में 2 अंक इसका पकड़ लो, 2 अंक इसका। 25 है यहाँ पे है, 36 यहाँ पे है। 25 दूना 50 होता है, जबकि 36 ही है, इसका मतलब एक बार जाएगा। अब 4 में 2 गया 2, 5 में 0 गया 5, 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1।
1152 शेष बचा। अब शेष नहीं बचना चाहिए ना, जब जो शेष बच जाता है उसके लिए ऐसा करके फिर से वही लिखते हैं जिससे भाग किए हैं। अब देखो 11 है, यहाँ 25 है, 11 दूना 22, यानी कि 2 बार जाएगा, 2 बार, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2 1 3, 2 एकन्नम 2, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 9, 98, यहाँ बचा है 4, 4 में 3 गया 1, 198। फिर से ऐसे किया और यहाँ लिखा है 1152। अब कितनी बार जाएगा? यहाँ 19 है, यहाँ 115 है, 19 पचे 95, 19 छक्का 19 पचे 5 बार जाएगा, 5 बार चेक करते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 9 45 और 4 49, 5 एकन्नम 5 4 9। 6 बार अगर किए होते तो 6 अठे 48, 6 9 54, 55 56 57 58, हासिल लगा 5, 6 एकन्नम 6 5 11 ज़्यादा हो जाता तो 2 आया, 15 में 9 गया, 9 6 15, 6 आया, 10 में 9 गया 1, 162। चलिए फिर से ऐसे करते हैं, लिखते हैं 198, 162 एकन्नम 162, 8 में 2 गया 6, 9 में 6 गया 3, 36 आया। चलिए 36 लिखते हैं, 162 लिखते हैं, 36 दूना 36 तिया 100, 36 चौके 4 बार जाएगा क्या कि 5 बार जाएगा? 4 बार चेक करते हैं, 4 छंग 24, 4 तिया 12 2 14, 5 छंग 30, 5 तिया 15 3 18 ज़्यादा हो जाएगा। 12 में 4 गया 8, 5 में 4 गया 1, 18, 36, 18 दूना 36, कट गया, किससे कटा? 18 से, तो आंसर क्या आएगा? 18। देखा कितना लंबा हो गया, भाग विधि से ही गुणनखंड करते तो फंस जाते, गुणनखंड से तो बड़ा मुश्किल है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सवाल का आंसर सही है या गलत। दूसरी बिल्कुल सही सवाल है और सही आंसर भी है, इसको आप नोट कर लीजिए। 2502 और 3654 का महत्तम समापवर्तक हुआ 18। ठीक है, बहुत सरल है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए, अब लगा लेंगे। अब आते हैं शेष पर आधारित, यानी कि महत्तम समापवर्तक में सवाल महत्तम ही रहेगी लेकिन फॉर्मेट बदल जाएगा, लिखा रहेगा कि कुछ शेष बचता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो हेडिंग है शेष पर आधारित प्रश्न, शेष पर आधारित प्रश्न, ये आपकी टाइप है और इसमें सवाल नंबर 1, वह बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी आ गया तो आप समझ रहे होंगे ना महत्तम की बात कर रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें और जिससे में फर्क है। लघुत्तम निकालेंगे तो जिसमें लिखा रहेगा, जिससे 134 159 134 159 184 184 में भाग देने पर, में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। बहुत अच्छी सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 159 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। सवाल समझ में आई है कि नहीं? लगाते हैं, लगा के समझाते हैं। आप जब भी कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो और फिर प्रत्येक दशा में शेष बचने की बात करेगा, तो हमेशा जो संख्याएं दी गई हैं उनमें ये जो शेष है उसको पहले ही घटा देंगे। यानी
134 माइनस 9, 159 माइनस 9, 184 माइनस 9। ऐसा क्यों करते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले सवाल लगाना तो सीख जाओ। पहले ही समझाने लगूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर नहीं समझ पाओगे। सवाल को ध्यान से देखो। सवाल गणित कैसे सीखा जाता है? उदाहरण देख करके। ऐसी सवाल जब भी आपके सामने आएगी आप ऐसा ही लगाइएगा। 134, 159, 184, सब में आपने 9 घटा दिया, क्योंकि लिखा है प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, यानी सब के लिए 9 की बात की गई है, इसलिए सब के लिए 9 घटाया। 14 में 9 गया 5, 125 आया। 159 में 9 घटाया 150 आया। 184 में 9 घटाया, 14 में 9 गया 5, यहाँ भी 175 आया। अब आपको 175, 150 और 125 का महत्तम समापवर्तक ही उत्तर है। अरे भाई 150, 125 और 175 का मस क्या होगा आप मुझे बताओ। अभी तो बताए हम, जल्दी से कैसे करोगे? 25 होगा मस पर। 125, 150, 175 की कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो विभाजित करेगी? 25 ही है। 25 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करे। 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो इनका महत्तम समापवर्तक 25 है। आप चाहे गुणनखंड विधि से लगा लें चाहे भाग विधि से, 25 ही आएगा। बस यही आपका उत्तर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही आपका उत्तर है। अच्छा, कैसे जानेंगे कि हमारा जो उत्तर आया है वो एकदम सही आया है? क्योंकि किताब में तो उत्तरमाला देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कि मतलब 25 आया है तो मतलब हमारा प्रश्न जो हमने हल किया है सही है। लेकिन परीक्षा हाल में, हालांकि परीक्षा हाल में भी अब उत्तर की जांच करने का समय नहीं रहता, लेकिन अभी तो जांच करने का समय है ना, तो जांच कर लेते हैं कि क्या जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हमने सही किया है। तो 134 में हम भाग करते हैं 25 का। यही तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हमारा उत्तर आया 25, यानी 25 से भाग 134 में करेंगे तो 9 शेष बचना चाहिए। फिर 25 से भाग 159 में करेंगे तो भी 9 बचना चाहिए, और 184 में करेंगे तो भी बचना चाहिए। तो यही तो चेक करेंगे। 25 पंचे 125, शेष 9। फिर क्या है 159, 25, 25 छक्का 150, शेष 9। फिर 25, 184, 25 सत्ते 175, शेष 9। प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो एक टाइप की सवाल ये हो गई कि जब भी प्रत्येक दशा का नाम लेगा, प्रत्येक दशा में फलाना शेष बचे, तो उसी फलाने को घटा दो सब में, फिर जो आया उसका महत्तम निकाल दो, उत्तर आ गया। कोई समस्या तो नहीं है? आइए दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और इसको सबको आप एक साथ लिखिएगा, मतलब नोट्स में एक ही जगह लिखिएगा, और जब भी रिवीजन करिएगा एक साथ रिवीजन करिएगा, तब समझ में आएगा अच्छे से। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863, 545, 863 तथा 969 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बहुत जबरदस्त सवाल है ये सवाल जो है
प्रायः बच्चे परीक्षा में छोड़ के चले आते हैं, जान लीजिए आप, लेकिन गारंटी है कि मैं आज आपको सिखा दूंगा। उस सवाल और इस सवाल में फर्क है। उस सवाल में स्पष्ट लिखा था, सब कुछ यही था, सब कुछ था। यहाँ पे जहाँ लिखा है हमने समान, यहाँ पर उसने अंक लिख दिया था। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी जो भी शेष बचेगा वो समान ही होगा। अभी भी समान ही बच रहा था, लेकिन उस समान शेष का नाम था 9। स्पष्ट लिखा गया था 9। तो आपने क्या किया था, 9 को सब में घटा दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया है। अब बताया ही नहीं है कि शेष क्या बचेगा, बताया ही नहीं है शेष क्या बचेगा। तो क्या करेंगे, समान शेष बचना चाहिए। कोई भी शेष हो सकता है, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, जो भी शेष हो वो समान होना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या होगी जिससे भाग किया जाए। तो जब भी समान रहेगा शेष, शेष का नाम नहीं रहेगा, तो आप ऐसे ही लगाइएगा जैसे मैं लगा रहा हूं। कैसे लगा रहा हूं, देखो 545, 863 और 969, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। 969 सबसे बड़ी संख्या है। तो 969 को लिख करके 2 बार, ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में या चारों में या पांचों में या 2 में, जितनी भी संख्याएं हैं उनमें एक सबसे बड़ी संख्या होगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या हो, चाहे जहां लिखी, उसको 2 बार लिखना है। अगर 3 संख्या है तो 2 बार लिखना है, 4 संख्या है तो 3 बार लिखना है, 5 संख्या है तो 4 बार। मतलब 3 संख्याएं हैं तो उस बड़ी संख्या को 2 बार आपको लिखना है, क्योंकि बारी बारी से इन दोनों को घटाना है। एक बार 545 घटाना है, एक बार 863 घटाना है, इसीलिए 2 बार लिखा गया। और फिर उसके बाद उससे छोटी जो संख्या है उससे लिख करके, अब इसमें किसको घटाओगे, इसको तो घटाओगे नहीं, ये तो बड़ी है, इससे छोटी ये है, तो केवल 545 घटाओगे। तो 545, ध्यान समझिएगा। पहला स्टेप है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 2 बार लिखा और दोनों को बारी बारी से घटाया। फिर उससे छोटी जो संख्या है उसको लिखा और जो सबसे छोटी संख्या है उसको घटाया। 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4, 6 में 4 गया 2, फिर 9 में 5 गया 4, सही है, 424 सही होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ 9 में 3 गया 6, 6 में 6 गया 0, 9 में 8 गया 1, 106। यहाँ 13 में 5 गया 8, 5 में 4 गया 1, 8 में 5 गया 3। अब 424, 106 और 318 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। 424, 106 और 318 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब हमको पहाड़ा वहाड़ा मान लो नहीं आता तो वही भाग विधि वाला कर दीजिए। 106, अब किसी का भी भाग कर दो। 424 कितनी बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा 4 बार, 4 बार जाएगा, हाँ। 4 छंग 24, 4 एकन्नम 4, कट गया पूरा का पूरा, 106 से कट गया। अब 106, 424 हो गया था, 318 3 बार में कट गया, 318, 106 से कट गया, यानी इसका मसप जो होगा वो होगा 106 और यही आपका उत्तर है 106। 106 शेष नहीं बचेगा, शेष की बात ही नहीं है, 106 उत्तर होगा, यानी 106 वो संख्या होगी जिससे इन तीनों में भाग किया जाए तो समान शेष बचेगा। चेक करें क्या इसको भी। समान शेष का मतलब जो यहां बचेगा वही यहां भी बचेगा, मतलब जो इसमें बचेगा इसमें वही इसमें भी, वही इसमें भी। तो आइए कर लेते हैं। 106, 545 कितनी बार जाएगा, 5 बार करते हैं। 5 छंग 30, 5 एकन्नम 5,
15 शेष बचा यहाँ पे। अब 106, 545 हो गया, 863 देखते हैं। 8 बार ले जाइए, 8 छंग 48, 8 इक्यावन 8, 13 में 8 गया 5, ये देखो 15 यहाँ भी आ गया शेष, 15 यहाँ भी आ गया शेष। अब 969 बच रहा है। 106, 9 बार ले जाइए, 9 छंग 54, 9 इक्यावन 9, तीनों में 15 शेष बच रहा है। ये आपके मतलब जो आपने सवाल लगाई उसका ये भाग नहीं है, ये तो आपको हम समझाने के लिए बताए, दिखाने के लिए कि देखिए जो भी हमने लगाया है वो सही लगाया है, उत्तर की जांच की है हम। बाकी आप यहीं तक समझिएगा। ये जो यहाँ आएगा इनका तीनों का महत्तम समापवर्तक ही उत्तर होगा। म स प 106, दिस इज योर राइट आंसर। इसी सवाल में अगर लिख दे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तथा शेष भी बताइए, शेष बताइए, तब उत्तर आपका हो जाएगा 15। लगाएंगे ऐसे ही 106 जो आएगा वो तो वो संख्या होगी जिससे विभाजित करना है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि शेष भी बताओ क्या बचेगा, तो किसी एक में भाग कर दीजिएगा, यानी ये दोनों करने की जरूरत नहीं है, बस एक में कर दीजिएगा, जो आएगा शेष वही तो सब में आएगा, तो बस यहीं पे रुक जाना है। आंसर आपका हो जाएगा 15। जब कहेगा कि शेष भी बताओ तब। तो समझ गए आप? नहीं समझे तो एक बार रिवर्स कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। अब आखिरी सवाल, अंतिम सवाल। सवाल है किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 15 शेष बचता है। संख्या ज्ञात करो। 3 सवाल हो गए। मतलब पहले सवाल ध्यान करिएगा, शेष वाले में उसमें लिखा था कि 9 शेष बचे प्रत्येक दशा में, यानी कि सभी में 9 बचे, तो आपने सब में 9 घटा के लगा दिया था। फिर दूसरे सवाल में था समान शेष बचे, लेकिन शेष कितना हो इसकी चर्चा नहीं किया था उसने, तब कैसे लगाया था देख ही लिया है। अब तीसरी बार शेष बचने के लिए कह रहा है, लेकिन शेष का नाम दिया है, यानी इसमें अलग शेष बचे, इसमें अलग शेष बचे, तो कुछ नहीं करना है। जब अलग अलग है तो अलग अलग घटाओ, समान होता तो समान घटाते। पहली संख्या में भाग देने पे कह रहा है 11 बचे, दूसरी संख्या में भाग देने में कह रहा है 15 बचे, तो पहली संख्या में 11 घटा दो, दूसरी संख्या में 15 घटा दो, तो कितना हो जाएगा 2900। 34 में 11 गया 23, 4 में 1 गया 3, 3 में 1 गया 2। यहाँ पे देखते हैं 14 में 5 गया 9, 4 में 1 गया 3, 32 सही है। 9 5 14, 3 1 4 1 5। अब इन दोनों का म स प ही उत्तर है। म स प निकाल लो, उत्तर आ गया 2923 3239। 2923 3239 एक बार जाएगा 2923। 9 में 3 गया 6, 3 में 2 गया 1, 12 में 9 गया 3, 316 आया। हाँ 2923 कितनी बार जाएगा? 3 दहम्मा 30 होता है, 29 ही है, 10 मतलब 10 बार तो ले ही नहीं जाना है। 9 बार चेक करते हैं, 9 बार में चल नहीं रहा। 9 छंग 54, 9 के 9 5 14, 9 त्रिक 27, 1 28। ठीक। 13 में 4 गया 9, 11 में 4 गया 7, चल नहीं रहा। 79। अब लिखेंगे 316, क्या हो गया? पानी पड़ गया।
316, 7 चौक 28, 4 बार ले जाते हैं, 9 चौक 36 और 4 से 28, 3 31, कट गया। दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 4 बार जाएगा, यानी लास्ट में 79 से कटा। इसका आंसर होगा 79, 79 आंसर है। ठीक है, तो आज शेष पर आधारित सवाल हमने बता दिए। अगर इस शेष पर आधारित अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में एक बार फिर से आपको बताऊंगा। अभी महत्तम समापवर्तक में बहुत लोड मत लीजिएगा, अभी आप पूरा लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्तक में सवालें जिस तरह परीक्षा में आई हैं वो पढ़ेंगे, फिर महत्तम और लघुत्तम की मिश्र सवालें पढ़ेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। तो अभी कुछ चीज़ें नहीं मतलब ओवरलैप कर जाती हैं, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।